नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल को समझने वाले हैं। ये हमारे संविधान का सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं है, बल्कि ये उसकी आत्मा है। एक ऐसा दस्तावेज जो बस कुछ शब्दों में पूरे संविधान का सार और उसके सपनों को हमारे सामने रख देता है। चलिए अपनी बात शुरू करते हैं जाने माने कानूनविद एन.ए. पालकेवाला के इस एक वाक्य से। उन्होंने प्रीएम्बल को संविधान का आइडेंटिटी कार्ड कहा था। अब जरा सोचिए, एक आइडेंटिटी कार्ड क्या करता है? वो हमारी पहचान बताता है ना? ठीक उसी तरह प्रस्तावना उन बुनियादी सिद्धांतों और सोच को बताती है जिस पर हमारा पूरा देश और हमारा संविधान टिका हुआ है। तो ये सिर्फ एक प्रीफेस नहीं है, ये पूरे संविधान का आईना है। तो आज अपनी चर्चा में हम इन 5 हिस्सों पर बात करेंगे। पहले समझेंगे कि यह संविधान का पहचान पत्र कैसे है, फिर इसके कोर एलिमेंट्स क्या हैं, भारत की प्रकृति बताने वाले शब्दों का मतलब जानेंगे, फिर नागरिकों के लिए जो आदर्श रखे गए हैं उन्हें देखेंगे, और आखिर में इसके महत्व और इसमें हुए संशोधन पर बात करेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि किसी संविधान में प्रीएम्बल रखने का आइडिया सबसे पहले अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से आया था, और जहां तक भारत की प्रस्तावना की बात है तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन यानी उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। यही वो संकल्प था जिसने हमारे संविधान निर्माताओं को रास्ता दिखाया। इस बात को गांठ बांध लेना जरूरी है कि ये बस एक फॉर्मेलिटी नहीं है, आप इसे पूरे संविधान का निचोड़ कह सकते हैं। हमारे देश का शासन किन उसूलों पर चलेगा, हमारे लक्ष्य क्या होंगे, ये सब कुछ प्रस्तावना हमें संक्षेप में बता देती है। सही मायनों में ये हमारे संविधान की आत्मा है। तो इस प्रस्तावना में आखिर है क्या? आइए अब इसे और आसान बनाते हैं। हम इसे 4 बुनियादी घटकों या कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं। अगर हमने इन चारों को समझ लिया तो समझ लीजिए कि पूरी प्रस्तावना की आत्मा को समझ लिया। पहला, संविधान को शक्ति कहां से मिलती है? इसका स्रोत हैं हम भारत के लोग, यानी असली पावर जनता के हाथ में है। दूसरा, भारत कैसा देश होगा? यह बताता है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। तीसरा, संविधान के लक्ष्य क्या हैं? ये हैं न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व को सुनिश्चित करना। और चौथा कंपोनेंट है वो तारीख जब हमने इसे अपनाया, 26 नवंबर 1949। अब उन शब्दों की गहराई में उतरते हैं जो भारत के कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि ये वो मजबूत स्तंभ हैं जिन पर हमारे राष्ट्र की पूरी इमारत खड़ी है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहला शब्द है संप्रभु यानी सॉवरेन। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह से आज़ाद है। वो ना तो किसी देश पर निर्भर है और ना ही किसी का हिस्सा। अपने देश के अंदर क्या करना है और दुनिया के साथ कैसे रिश्ते रखने हैं, ये सब तय करने का हक सिर्फ और सिर्फ भारत का है। अब आता है शब्द समाजवादी। देखिए, भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। इसे आप मार्क्सिज्म और गांधीज्म का एक मिला-जुला रूप समझ सकते हैं, जिसका झुकाव गांधीवादी सोच की तरफ ज्यादा है। इसका असल मकसद गरीबी, बीमारी और अवसर की असमानता को खत्म करना है। इसीलिए हमारी एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहां पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर मिलकर काम करते हैं। धर्मनिरपेक्ष या सेक्युलर, ये शब्द 42वें संशोधन से जोड़ा गया था। भारत में इसका मतलब है कि राज्य का अपना कोई ऑफिशियल धर्म नहीं है। यहाँ राज्य सभी धर्मों का बराबर सम्मान करता है और सबको बराबर समर्थन देता है। ये धर्मनिरपेक्षता का एक बहुत ही पॉजिटिव कंसेप्ट है। लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक का मतलब तो साफ है, असली शक्ति जनता के हाथ में है। हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और वो प्रतिनिधि हमारे लिए सरकार चलाते हैं और कानून बनाते हैं। लेकिन ये लोकतंत्र सिर्फ राजनीतिक नहीं है। प्रस्तावना सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की भी बात करती है। और आखिर में गणराज्य यानी रिपब्लिक। देखिए, एक राजशाही में देश का प्रमुख राजा या रानी होते हैं जो वंश के आधार पर पद पाते हैं। लेकिन एक गणराज्य में देश का प्रमुख, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति, जनता द्वारा चुना जाता है। इसका एक और गहरा मतलब है कि देश का कोई भी सार्वजनिक पद किसी के लिए रिजर्व नहीं है, वो हर नागरिक के लिए खुला है। भारत कैसा देश होगा ये तो हमने समझ लिया, पर यह संविधान अपने नागरिकों को क्या देना चाहता है? अब बात करते हैं उन महान आदर्शों की जिन्हें हासिल करना हमारे संविधान का परम लक्ष्य है। ये वो वादे हैं जो हमारे संविधान की नींव हैं। सबसे पहले है न्याय, और ये 3 तरह का है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक।
सामाजिक न्याय मतलब किसी के साथ जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव न हो। आर्थिक न्याय मतलब दौलत के आधार पर किसी से भेदभाव न हो। और राजनीतिक न्याय मतलब हर नागरिक को बराबर राजनीतिक अधिकार मिले। दूसरा आदर्श है स्वतंत्रता, यानी लिबर्टी। ये हर नागरिक को सोचने की, अपनी बात रखने की, किसी भी धर्म को मानने की और पूजा करने की आज़ादी देती है। ये आज़ादी लोकतंत्र की जान है। लेकिन हाँ, ये आज़ादी असीमित नहीं है। इसे संविधान के दायरे में रहकर ही इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरा आदर्श है समता, यानी इक्वालिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि समाज के किसी भी हिस्से को कोई खास सहूलियत नहीं मिलेगी और देश के हर नागरिक को आगे बढ़ने के बराबर मौके मिलेंगे। हमारे मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत इसी समता को पक्का करते हैं। और इन तीनों आदर्शों के रिश्ते को डॉक्टर अंबेडकर के इन शब्दों से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। उन्होंने स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व को एक त्रिमूर्ति कहा। मतलब ये तीनों एक दूसरे से ऐसे जुड़े हैं कि अगर एक को भी हटा दिया जाए तो लोकतंत्र का मकसद ही अधूरा रह जाएगा। और चौथा आदर्श है बंधुत्व, यानी फ्रेटर्निटी, जिसका मतलब है हम सब में भाईचारे की भावना। हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप का सिस्टम भी इसी भावना को मजबूत करता है। इसका लक्ष्य है हर व्यक्ति की गरिमा और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना। यहां भी अखंडता शब्द को 42वें संशोधन के जरिए ही जोड़ा गया था। चलिए, अब हम अपनी चर्चा के आखिरी और बहुत ही जरूरी हिस्से पर आते हैं। यहां हम प्रस्तावना के कानूनी दर्जे और इस सवाल को देखेंगे कि क्या इसे बदला जा सकता है या नहीं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य के.एम. मुंशी का ये कहना प्रस्तावना की अहमियत को बिल्कुल साफ कर देता है। जैसे एक जन्म कुंडली किसी के भविष्य की रूपरेखा होती है, ठीक वैसे ही प्रस्तावना हमारे राष्ट्र के चरित्र और उसकी आकांक्षाओं को दर्शाती है। ये एक बहुत बड़ा सवाल था कि क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है भी या नहीं। 1960 के बेरूबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन फिर 1973 में ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना फैसला पलट दिया और साफ कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। केशवानंद भारती केस से एक और बहुत बड़ी बात निकल कर आई। कोर्ट ने कहा कि संसद आर्टिकल 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वो इसके मूल ढांचे या बेसिक फीचर्स को नहीं बदल सकती। ये एक तरह से हमारे संविधान की आत्मा के लिए एक सुरक्षा कवच है। और क्या आप जानते हैं, आज तक हमारी प्रस्तावना में सिर्फ एक बार बदलाव किया गया है। ये 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए हुआ था। इस एक संशोधन ने 3 बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द जोड़े: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो कुल मिलाकर प्रस्तावना सिर्फ शब्द नहीं है, ये हमारे संविधान निर्माताओं के देखे हुए सपनों का सार है। ये हमारे संविधान की आत्मा भी है और कुंजी भी। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, इसमें लिखे गए ये महान आदर्श आज के भारत को किस तरह रास्ता दिखा रहे हैं और भविष्य में किस तरह दिखाएंगे।